Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 19th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज मेघवाल रिप्लेसेस किरण रिजिजू एज अ लॉ मिनिस्टर. अब यहाँ पर क्या हुआ, एक सरप्राइज मूव है हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका, और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो किरण रिजिजू साहब हैं उनको, जो हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे, अब उन्हें फॉर्मर ही कहेंगे, लॉ मिनिस्टर थे, उनको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है और उनके प्लेस पर अर्जुन राम मेघवाल सिंह को एज अ लॉ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है. इससे पहले हम मेघवाल साहब के बारे में कुछ देख लेते हैं. ये किसके मिनिस्टर थे? स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स कि ये पहले मिनिस्टर थे, है ना. जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते थे उसके जो मिनिस्टर थे वो कौन थे? मिस्टर मेघवाल सिंह जी थे. अब उन्हें यहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्ज प्रोवाइड किया गया है किसका? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का. ओके, तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं. ये हमारे अब लॉ मिनिस्टर थे पहले किरण रिजिजू साहब, अब इनको रिप्लेस करके यहाँ पर जो मिस्टर मेघवाल साहब हैं उन्हें यहाँ पर लॉ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए इसको आप एज अ केस स्टडी यहाँ पर ले सकते हैं. ठीक है, यही झारखंड की केस स्टडी है, पूरा केस सामने आया है. इसमें ये कहा गया सिर्फ झारखंड की बात नहीं हो रही, इवन द रांची और बहुत सारे ऐसे हमें यहाँ पे स्टेट देखने को मिलते हैं. और इन स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि वेरियस जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वहां पर जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक टीचर से ही पढ़ रहे हैं. एक टीचर से पढ़ रहे हैं मतलब कि पूरे स्कूल में सिर्फ आपको एक टीचर ही मिलेगा. तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल यहाँ पे बताया गया है कि पूरा सिस्टम यहाँ पर आया कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्रोविजनल डेटा फॉर 2022 एंड 23. ये 2022 एंड 23 का डेटा है. इस डेटा में ये शो किया गया है कि टोटल 35,443 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं. आप यहाँ पर देखिए 35,443 स्कूल्स हैं झारखंड में. कहाँ का केस है आपको याद रखना है, झारखंड में टोटल इतने स्कूल्स हैं, उसमें से 7,239 जो स्कूल्स हैं वो सिंगल टीचर स्कूल्स हैं. मतलब सिर्फ आपको इन गवर्नमेंट स्कूल में सिंगल टीचर ही मिलेगा. जो यहाँ पे प्राइमरी जो एजुकेशन है फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास तक, फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक, फिर फिफ्थ से एट्थ क्लास तक, एट्थ से 10th क्लास तक, सिंगल टीचर क्या कर रहा है, इन सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम कितना ज्यादा यहाँ पर डिग्रेडेड होता हुआ नजर आ रहा है. यहाँ पर एक तरीके से आप देखेंगे कि जो हमें राइट टू एजुकेशन बच्चों को मिला है, चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आरटी एक्ट 2009 में जो यहाँ पर आया था, उसके एक तरीके से उसको क्या कर रहा है, डायरेक्टली वॉयलेट कर रहा है. उसके एक तरीके जो प्रोविजंस है उसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है. इसी के चलते यहाँ पे जो वेरियस एनजीओज हैं, वो एक्टिविस्ट हैं, वो उसके अगेंस्ट में भी जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट है उनसे डिमांड कर रहे हैं कि क्या करें, वो वैकेंसीज लेकर आए. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो झारखंड की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इवन वेरियस यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो यहाँ पर वैकेंसीज ही नहीं निकाल रही हैं. मतलब यहाँ पे अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा है टीचर्स को कि वो क्या करें, मतलब यहाँ पे अपॉइंट हो. अब एक्चुअली यहाँ पे देखिए मेनली जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिल रहे हैं, और वहां पर भी मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो किसको कवर कर रहे हैं, दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज के हैं. ठीक है, आपको यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो मेनली वो है लतेह, जो ये जो पूरा केस है किसका है, लतेहर डिस्ट्रिक्ट का है. वहां पर 257 यहाँ पे स्कूल्स हैं और 257 स्कूल्स में मेनली हमें क्या देखने को मिला, जो सिंगल टीचर है वो क्या कर रहा है, 100-150 जो बच्चे हैं उनको एक साथ यहाँ पर पढ़ा रहा है. अब वो कैसे पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 to 5th उन्होंने रख लिया, 1 to 3rd एक सेक्शन बना लिया, फिर 3rd से 5th यहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन बना लिया, और 5th से 8 उन्होंने एक सेक्शन बना लिया, और एक ही क्लासरूम में ये बच्चे बैठे हुए हैं. और ये आपका ब्लैक बोर्ड है और इसमें 3 सेक्शन कर लिए, और यहाँ पे 1st to 3rd पढ़ा रहे हैं, 3rd से यहाँ पर 5th यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और 5th to 8 यहाँ पर चीजों को पढ़ाया जा रहा है. बच्चों से जब सारी चीजें पूछी गई तो उन्होंने कहा कि देखिए टीचर्स तो हमें पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं ठीक है, हम उनका भी सपोर्ट करते हैं. टीचर पढ़ाने के साथ साथ उनका और ज्यादा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी प्रोवाइड किया जाता है. मतलब उनको जितना ज्यादा यहाँ पे एक क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है. पहली बात तो हम सिंगल एक क्लास में इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं. बच्चे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे 5th क्लास में आ चुके हैं और हमें यहाँ पर हमारी 5th क्लास में हमें एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं, हमारे पास यहाँ पे पोट्री हैं, प्रोज हैं, हम उनको यहाँ पर रीड नहीं कर पा रहे हैं. हम यहाँ पे मतलब कि हमें सिर्फ लेटर्स को ही नॉलेज नहीं कि पूरे जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको कैसे रीड किया जाए. यू फॉर अम्ब्रेला से आगे आज तक हम बढ़ ही नहीं पाए कि उन्हें कैसे पढ़ें. और हमारे जो सिलेबस है
हमारी जो बुक्स है उसमें हमें पोएम दी गई हैं, इंग्लिश में स्टोरीज दी गई हैं। यहाँ पर हम 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जो सिलेबस हम देखें तो उस सिलेबस में क्या है, आपको क्या देखने को मिलता है कि हमें अलजेब्रिक इक्वेशंस आ गई हैं, लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, वो सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम 2 डिजिट जो इक्वेशंस है, मल्टीप्लिकेशन है, उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे टीचर्स को भी क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कैसे कि उनको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जैसे कि डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, और क्लासरूम को भी क्या करना है, तो सिंगल हैंडली उनको मैनेज करना होता है। अब वो क्लासरूम मैंने क्लास लेते हैं, अटेंड करते हैं, फिर मीटिंग का कॉल आ गया तो मीटिंग को, क्लास को छोड़कर उन्हें मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं फिर बच्चे उस टाइम पर क्या करते हैं, बच्चों को भी कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ आती है। तो यहाँ पर एक तरीके से पीर ग्रुपिंग जो होती है, पीर ग्रुपिंग जो टीचिंग होती है, उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रमोशन मिल रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं जो हायर क्लास के हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8th क्लास को जो स्टूडेंट्स है वो क्या करता है, जो उससे लोअर क्लास के हैं, जैसे कि 1st to 3rd क्लास के हैं, तो उसको यहाँ पर क्या करते हैं, उनका जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे भी क्या करें, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब बट यहाँ पर क्या है, बच्चे तो ठीक है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये उनका स्किल है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि ये क्या उनका राइट टू एजुकेशन है। यहाँ पर हमें उन्हें क्या करना है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अभी तो सिर्फ वो कहाँ स्कूल में है, इसके बाद वो कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ में भी हमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चे इस तरीके की चीज़ों को फेस करते हैं, स्पेशली जो यहाँ पे दलित क्लास के और जो हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्जिनलाइज सेक्शन के जो बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। गवर्नमेंट यहाँ पर कहती है कि मेनली यहाँ पे दलित क्लास के बच्चे हैं, उन्हें कुछ समझ में तो आता नहीं है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा हम टीचर्स को अपॉइंट करके उस पर खर्चा करके अपना जो रेवेन्यू है, जो पैसा एक तरीके से, उसको क्यों वेस्ट करें, उसको कहीं हम दूसरी जगह पर लगाएं। तो यहाँ पे देखिए वेरियस चीज़ें बताई गई हैं। विजयपुर विलेज की भी बात बताई गई कि इसमें लास्ट 5 ईयर्स सिंगल हैंडली मैनेजिंग 56 स्टूडेंट्स इन द अपर प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर टीचर 50 से ज़्यादा 50 to 60 स्टूडेंट्स को यहाँ पे 5 सालों से सिंगल हैंडली क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक कंडक्टेड द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ट्वाइस 2013 and 16 डिस्पाइट द रूल मैंडेट दैट द स्टेट मस्ट होल्ड द ट्वाइस एवरी ईयर परमानेंट पैरा टीचर्स वर अपॉइंटेड ओनली 2014 and 15-16। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर वैकेंसीज ही नहीं लेकर आ रही है जिससे क्या किया जाए, टीचर्स को अपॉइंट किया जाए। ओके, तो देखिए एक तरीके से यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक तरीके से जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है ये प्रोटेस्ट तो कर रही है जो सिंगल टीचर स्कूल है झारखंड में, उनके अगेंस्ट में। बट इसी के चलते यहाँ पर अप्रैल में जो झारखंड की गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया कि वो क्या करेंगे, 26,000 टीचर्स को यहाँ पर अपॉइंट करेंगे, और उन्होंने यहाँ पर 50,000 जो वैकेंसीज है स्टेट ओवरऑल स्टेट्स में, उसको यहाँ पे फर्स्ट लॉट में यहाँ पर अभी निकाला है। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से चीज़ें सामने आती। तो आप देख सकते हैं कि मतलब हाँ, बच्चों का क्या है, क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं। अगर देखिए बच्चों को यहाँ पर बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिल पाएगी, क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं मिल पाएगी, तो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर जो हायर लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसको यहाँ पर कंडक्ट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ लॉन्ग ड्रॉन टेस्ट फॉर इंडियाज डिप्लोमेटिक स्किल। अब देखिए ये आर्टिकल आपने कई बार पढ़ चुका है एक तरीके से। अब फॉर एग्जांपल वेरियस क्या, इस साल हम 2023 को देखते हैं तो हमारी क्या हो रही, बहुत सारी आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, समिट्स ऑर्गेनाइज हो रही, G7 की यहाँ पे समिट हो रही है, G20 की समिट होने वाली है, SCO की यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, SCO को यहाँ पे होस्ट किया जा रहा है, ब्रिक्स की यहाँ पे क्या होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। मतलब हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वेरियस मीटिंग्स देखने को मिल रही हैं। और इंडिया भी क्या कर रहा है, इन मीटिंग्स को G20 को यहाँ पे होस्ट किया जा रहा है, और SCO को भी इंडिया के द्वारा क्या किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। ये 2 समिट्स को, G7 को यहाँ पे जापान के द्वारा क्या किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। बट आज का जो हम टाइम देख रहे हैं 2023 में, आप देखेंगे ये जो टाइम है, यहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड है वो 2 पोल्स में एक तरीके से डिवाइड हो चुका है ना, 2 ब्लॉक्स में यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। आपका एक साइड आ जाता है कौन सा, वेस्ट, और दूसरा आ गया है कौन सा, रशिया साइड। ठीक है, एक तरफ आ गया रशिया। और ये क्यों हुआ है आप सभी को पता है, ये जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब हमारी जो पहले पॉलिसी थी कौन सी थी, नैन, कि हम क्या करेंगे, एक तरीके से नॉन अलाइंग रहेंगे। बट आज के टाइम पे ये जो पॉलिसी है ये हम इसको नहीं अपना सकते हैं, ये आप सभी को पता है। हमें एक तरीके से क्या करना है, कोऑपरेटिव अलायंस की तरफ बढ़ना है। कोऑपरेटिव अलायंस एक तरीके से आप ये कह सकते हैं
कि हमें हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसे पहले प्रायोरिटी में रखना है, और जिस भी कंट्री के साथ, जिस भी नेशन के साथ हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो पूरे होते हैं, तो हमें क्या करना है, उसके साथ हमारा जो रिलेशंस है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, हमने ये चीज़ें समझी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अभी एक्चुअली G7 की यहाँ पे क्या होने वाली है, समिट ऑर्गेनाइज होने वाली है। इसको कौन होस्ट कर रहा है, जापान होस्ट कर रहा है, और इंडिया को एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे बुलाया है। ठीक है, अब इंडिया क्या करने जा रहा है, 24 मई को जापान की ये जो मीटिंग, जापान में ये जो मीटिंग होने वाली है हिरोशिमा में, G7 की जो समिट होने वाली है, इसको अटेंड करने जाएगा। उसके बाद देखिए जापान में गए, उसके बाद हमें पता है कि जून 22 जून को यहाँ पर क्या होने वाली है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो अभी इस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो स्टेट विजिट करेंगे, कहाँ की, यूएस का यहाँ पे स्टेट विजिट होगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि sideline the G7 following the foreign Indo-Pacific coalition of the democracies, the honor accorded by the US Indian leaders in the past। अब यहाँ पे फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्वाड की भी समिट होने वाली थी, क्वाड की जो समिट थी ये होने वाली थी, बट ये कैंसिल हो गई है, ये सिडनी में होने वाली थी। क्यों हो गई कैंसिल, यहाँ पर यूएस जो प्रेसिडेंट है उनके जो कुछ डोमेस्टिक ट्रबल्स थे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि जो क्वाड की समिट थी उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया। बट ये साइड लाइन्स में, मतलब कि G7 की जो यहाँ पे समिट ऑर्गेनाइज होने वाली है, इसके साइड लाइन्स में क्या करेंगे, अपनी यहाँ पर मीटिंग करेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे जून में यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी, वो कहाँ जाएंगे, यूएस की विजिट में जाएंगे। ठीक है, ये एक स्टेट विजिट होगी। उसके बाद हम देखेंगे, आप सभी को पता है कि जून में ये विजिट होगी, और 2 और 3 जुलाई को यहाँ पर क्या होने वाली है, इंडिया SCO की जो समिट है उसको ऑर्गेनाइज करने वाला है, उसको होस्ट करने वाला है। अब आप सभी को पता है, देखिए यहाँ पे G7 में इंडिया गया, वहां पे क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो उनसे यहाँ पे मीटिंग होगी। ये पूरा कौन आ गया, वेस्ट आ गया। फिर जून में किसकी विजिट है, यूएस की विजिट है। उसके बाद जुलाई में क्या होने वाली है, SCO के समिट होने वाली है। SCO के मेंबर्स कौन कौन से हैं, उसमें आप सभी को पता है, यहाँ पे चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ब्लॉक आ गया, इधर आपका रशिया वाला ब्लॉक आ गया। ओके, ये पूरा हमारा सेंट्रल जो एशिया है, ये सारी चीजें ये हमारे SCO समिट में आ गया। और SCO हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास पाकिस्तान है और चाइना है, दोनों ही क्या न्यूक्लियर यहाँ पे कंट्रीज हैं, और उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो क्लैशेस हैं, आप सभी को पता है इंडिया के साथ यहाँ पर पाकिस्तान के और चाइना के साथ क्या चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, और दोनों कंट्रीज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो फ्रंट में यहाँ पर फेस किया जा रहा है, इंडिया दोनों को फेस कर रहा है। तो SCO के यहाँ पे समिट ऑर्गेनाइज हो रही है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब देखिए जो SCO के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर SCO के उसमें मेनली जो सब्सटेंटिव मल्टीलेटरल जो आउटकम्स हैं उन पर फोकस किया जाएगा। जो बायलेटरल इश्यूज हैं उसके लिए यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी इसके अगेंस्ट में थोड़ी जा रही हैं कि हम अपने जो बायलेटरल इश्यूज हैं उनको तो एटलीस्ट यहाँ पे डिस्कस करें। तो उन्होंने ये कहा कि जो SCO है, जो इसकी समिट ऑर्गेनाइज होगी, यहाँ पे कोई भी बायलेटरल इश्यूज लेकर नहीं आया जाएगा। इसके लिए आपकी जो रीजनल ग्रुपिंग है, जैसे कि सार्क है ना, रीजनल ग्रुपिंग, यहाँ पे सार्क में भी आप ये जो सारे इश्यूज हैं इसको लेकर जाएं, जो कि यहाँ पे SCO के समिट के 1 वीक बाद होने वाली है। उसके बाद देखेंगे, SCO के यहाँ पे समिट होने के बाद यहाँ पर बैक टू बैक जो समिट ऑर्गेनाइज हो रही है, SCO की समिट यहाँ पे कंप्लीट होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आप देखेंगे मिस्टर मोदी विल पाइवट बैक टू यूरोपियन यूनियन एज अ चीफ गेस्ट एट फ्रांस नेशनल बैलिस्टिक डे परेड। अब यहाँ पे फ्रांस की नेशनल बेस्टाइल डे की परेड होने वाली है, जिसमें यहाँ पे जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया है। तो आप देखिए SCO के समिट जिसमें रशिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, उसके बाद यहाँ पर इंडिया क्या करने जा रहा है, फ्रांस को, मतलब यूरोपियन यूनियन की, मतलब उसके जो एज अ चीफ गेस्ट वहां पर जा रहा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ब्रिक्स की समिट ऑर्गेनाइज होने वाली कहाँ, साउथ अफ्रीका में। अब आपने फिर से देखा यहाँ पे क्या होगा, ब्रिक्स की समिट ऑर्गेनाइज होने वाली कहाँ, साउथ अफ्रीका में, जिसमें जो हम क्या करेंगे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो वेरियस लीडर्स हैं, रशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीकन के, उनसे यहाँ पर क्या होगा, उनका यहाँ पर एंगेजमेंट होगा। ओके, अब देखिए एक तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से पहले एक इंडिया यहाँ पर एंगेज हो रहा है, G7 में एंगेज हो रहा है, उसके बाद G20 होगी। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये सारी चीजें होने के बाद हम लास्ट में हम क्या देखेंगे कि सितंबर में, देखिए अगस्त में यहाँ पर ये जो ब्रिक्स की समिट है वो ऑर्गेनाइज होगी, और सितंबर में यहाँ पे क्या होगा, G20 की जो समिट है, जिसमें यहाँ पे वेस्ट से आप देखेंगे US और जो वेरियस लीडर्स है, यूरोपियन यूनियन, रशिया, चाइना, ये सारे जो मेंबर्स, मतलब एक तरीके से पूरा जो एक आपका ब्लॉक है, सदर्न ब्लॉक, नॉर्दर्न ब्लॉक, आपके जो साउथ
ग्लोबल साउथ है, सारे एक साथ यहाँ पे G20 की जो समिट ऑर्गेनाइज होने वाली है दिल्ली में, उसमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या है, इंडिया को एक बैलेंस स्ट्राइक करना होगा। अब आप ये अगर सोचें कि इंडिया के टाइम पे मतलब कि हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि जो SCO है उसकी भी जो समिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है इसी साल, और G20 की भी जो समिट है उसको यहाँ पे इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है सेम ईयर में। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? तो कोइंसिडेंस नहीं है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्वाड इन अ फेज टू ओवर बेलिजरेंस फ्रॉम द बीजिंग, इंडिया ऑल्सो ज्वाइन द SCO एज अ फुल मेंबर एग्रीइंग टू होस्ट द समिट दिस ईयर। यहाँ पे इंडिया खुद ही एग्री हुआ है कि वो क्या करेगा, SCO की जो समिट है उसको यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। इवन जो G20 की जो समिट ऑर्गेनाइज हो रही है, होस्ट इंडिया कर रहा है, तो यहाँ पर इटली और इंडोनेशिया को यहाँ पे क्या किया, एक्सचेंज किया है, इन लोगों ने अपनी प्लेस जो एक्सचेंज किया है, और इसी के चलते यहाँ पे G20 की जो समिट हो रही है इस टाइम पर इंडिया में हो रही है। तो ये जो टू मेजर जो समिट इंडिया में SCO और G20 ये इंडिया के द्वारा जो होस्ट किया जा रहा है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इंडिया की क्या है, चॉइस है। ओके, अब देखिए एक तरीके से यहाँ पर क्या है, इंडिया को एक बैलेंस अप्रोच लेकर आना होगा, है ना। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि हमें एक बैलेंस को स्ट्राइक करना होगा, क्योंकि हमें अल्टरनेटिव वेज में एक साइड हम कभी वेस्ट से मिल रहे हैं और कभी रशिया से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इंडिया एक स्वीट स्पोर्ट की तरह भी काम कर रहा है, जिसमें जो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको G20 की समिट जो ऑर्गेनाइज होने वाली है उसमें यहाँ पर उनको बुलाया है, जिससे वो उनके जो ग्रीवेंसेस है उसको यहाँ पर बता सकें। तो इंडिया ने इसमें यहाँ पर क्या किया, अलाउ किया, इसमें मना नहीं किया उसमें कुछ भी। तो एक तरीके से स्वीट स्पॉट की तरह भी सामने आ रहा है। तो बस हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारा जो इंडिया है ना, हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ये बैलेंस है उसको यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। बैलेंस डिस्टर्ब ना हो इस तरीके से क्या हो सकता है, जो चाइना फैक्टर है वो सामने आ सकता है। LAC में हमारे अभी भी क्या चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारे जो अभी एक इवेंट यहाँ पे रिक्वायर है, स्ट्रेटेजी की यहाँ पे एक ओवरहॉल की जरूरत है, जिससे कि जो हमें यहाँ पर जो रीथिंक करने की जरूरत है, रशिया का टर्न जो है एक तरीके से उस पर भी यहाँ पे रीथिंक करने की जरूरत है, जिससे क्या हो कि जो हम बैलेंस यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर अप्रोच में यहाँ पे कर सके। तो इंडिया के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि देखते हैं इंडिया की डिप्लोमेटिक स्किल्स यहाँ पर कैसे सामने निकल कर आती है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज वार्मिंग वार्निंग। अब यहाँ पे क्या हो रही है, वार्मिंग मतलब गर्म, वार्निंग आप सभी को पता है कि अभी यहाँ पे एक UN की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2023 से लेकर 2027 तक ये जो ईयर्स होंगे वो सबसे ज्यादा कैसे ईयर्स होंगे, वार्मेस्ट मतलब हॉटेस्ट ईयर होंगे। ठीक है, और ये जो फिनोमिना है हर 5 ईयर्स में आपको यहाँ पर रिपीट होता हुआ नजर आता है। इससे पहले हमने देखा था 2016 जो था हॉटेस्ट ईयर था। इससे पहले हम यहाँ पे 1850s और 90s में देखेंगे तो वहां भी हमें क्या देखने को मिलता है, हॉटेस्ट ईयर देखने को मिलते हैं। अब देखिए पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें कई बार वार्निंग दी गई है कि जो अर्थ का टेम्परेचर होना चाहिए 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्या कर सकता है, वर्ल्ड में इरिवर्सिबल जो चेंजेस है उसको लेकर आ सकता है। ओके, अब एट प्रेजेंट हम बात करें किसकी, कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कितना हो चुका है, 1.1 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इमीडिएट एक्शंस लेने की जरूरत है। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ईयर्स होंगे। 2016 को एज अ हॉटेस्ट ईयर यहाँ पे माना गया था, बट अब क्या है 2023 से लेकर 27 तक ये क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, हॉटेस्ट ईयर होंगे। इसके मेनली 2 इफेक्ट्स हैं। पहला क्या है, अल नीनो, ये आने वाला है आपका अल नीनो, यहाँ पे सदर्न ऑसिलेशन यहाँ पर होने वाला है, जिसके कारण यहाँ पे पहली चीज हमें जो ये ईयर्स हैं वो हमें हॉटेस्ट दिखेंगे। उसके बाद सेकंड क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं इसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है वो क्या किसको प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट कर रहा है। अब देखिए इसके क्या इंपैक्ट होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग की क्या क्या इंपैक्ट है इससे हम देख लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से एक तरीके से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, पहले जो हम देखेंगे जो हमारा ओशन होगा वो और ज्यादा वार्म होगा। ओशन यहाँ पे वार्म होगा तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा जो हमारी एक्वाटिक लाइफ है, हमारी जो यहाँ पर एक्वाटिक लाइफ है ये इस पर इम्पैक्ट करेगा। साइक्लोनिक जो एक्टिविटीज है उसको यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा। आपका जो ओशन यहाँ पर क्या होगा, गर्म होगा, तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज है, साइक्लोन्स है, हमें इसके फ्रिक्वेंट यहाँ पे इनको फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इससे क्या होगा, जो हीट इफेक्ट है, हीट के कारण डायरेक्टली किस पे इफेक्ट करेगा, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है, हमारा जो एग्रीकल्चर है उस पर यहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। रेन का भी जो हमारी कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जो मेनली यहाँ पर रेन पे, बारिश पर डिपेंड होती हैं अपने क्रॉप एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए, तो इसके डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा क्रॉप प्रोडक्शन से। इससे क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी आपकी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है,
तो हमने ये सारी चीज़ें देखी। नेक्स्ट हमारा जो हेल्थ है, जो हीट है वो क्या करता है, डायरेक्टली हमारी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालता है। इससे जो वेरियस डिसीजेस हैं वो भी क्या होंगी, हमारे सामने आएंगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंडिया को बात की जाए कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो हम यहाँ पर जो हमारा डिफेंस, इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट बूस्ट डिफेंस अगेंस्ट डिजास्टर। यहाँ पर हमें हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि जो डिजास्टर आने वाले हैं उनसे हम क्या करें, अपने आप को जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको बूस्ट कर सकें, मतलब उससे जो हमारी डिजास्टर जो आने वाले हैं उनसे हम अच्छी तरीके से लड़ सकें। अभी हमने देखा कि जो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल यहाँ पे अपडेट ये बताया गया है, और ये भी हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का साइक्लोन को है ना, साइक्लोन यहाँ पे आने वाला है, उसको यहाँ पर पहले से फोरकास्ट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक तरीके से ग्लोबल एबिलिटी यहाँ पर है। फोरकास्टिंग द साइक्लोन एंड वेदर एनोमलिटीज हैव इम्प्रूव्ड बट डेवलपिंग रेजिलेंट इज फार मोर चैलेंजिंग। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें तो ये पता चल जाता है जैसे कि साइक्लोन मौका आने वाला है, हमने इसको फोरकास्ट कर लिया, ठीक है। और जो वेदर एक्टिविटीज है उसको भी हम क्या कर पा रहे हैं, हमने इंडिया को इस एबिलिटी तक हमने यहाँ पर इसको कर लिया। बट हमें यहाँ पर क्या है, इसको हम कैसे जो रेजिलेंट है, मतलब कि इसके अगेंस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए, है ना, इन डिजास्टर से फेस करने के लिए, डिफेंड करने के लिए खुद को। तो इससे लिए हमें यहाँ पर क्या है, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन द ब्लास्टिंग डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आर द नीड ऑफ द आर। इस टाइम पर हमें क्या करना होगा, जो हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिजास्टर आने वाले हैं उनसे हम फेस कर सकें। अब इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग से और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से आपका जो ओशन होगा वो भी क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ओशन यहाँ पे वार्म होगा, ओशन यहाँ पे एक्सपेंड होगा, ग्लेशियर्स यहाँ पे मेल्ट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लेशियर्स यहाँ पे मेल्ट होंगे, जिससे कि आपके जो पोलार बियर्स है, पेंगुइन्स हैं, इनकी लाइफ को क्या करेगा, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। ओशन एक्सपेंड होगा तो जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, आइलैंड नेशंस हैं, उनको ये क्या करेगा, एक तरीके से सबमर्ज करेगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए ये आर्टिकल एक्चुअली इसमें एक बुक है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसमें ये कहा है, मनी इज अबाउट मोर देन जस्ट सर्वाइवल। मनी सिर्फ हम मेनली यहाँ पर बात करते हैं किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, कि हमें पैसा क्यों चाहिए होता है, कि हमें सर्वाइव कर पाए। हमें अगर फूड जरूरत है तो हमें पैसों की जरूरत होगी, क्लोथ है, शेल्टर है, इन सारी चीजों के लिए, मतलब जो हमारे बेसिक सर्वाइवल है उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। बट पैसा सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे की यहाँ पे और ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें ये कहा है, जो पॉलिसी मेकिंग आउटकम्स यहाँ पे निकल कर आते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं यूएन में किसका दबदबा है ज्यादा, जो वेरियस यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर सबसे ज्यादा किसकी यहाँ पे चलती है, किसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, यूएस का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूएस क्या करता है, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें यही मेनली कहा जाता है कि जो वर्ल्ड में जितनी भी यहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं, इवन आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में भी, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जिनके पास पैसा है, जो जिनकी इकोनॉमी यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करते हैं, जो पॉलिसी के प्रपोजल्स आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ तक उनको जाना है, तो जिनके पास यहाँ पे पैसा है, जो जिन कंट्रीज़ के पास यहाँ पे ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करती है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। तो बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि मनी सिर्फ सर्वाइवल, इसमें वेरियस जो बुक्स हैं उनके बारे में बताया गया है, वेरियस स्टडीज़ के बारे में बताया गया। अभी यहाँ पर एक कौन सी बुक आई है, बर्नी सैंडर्स की इट्स ओके टू बी एंग्री अबाउट द कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे कहा है कि ये एक बुक है, इस बुक को यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉलिसी आ जाती है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, यहाँ पे पब्लिश की है, रिसेंट उनका वर्क है, कौन सा, ब्रिटिश जर्नल पॉलिटिकल साइंस में माइकल। उन्होंने इसमें भी ये कहा कि मनी इंक्रीजेज योर ऑड्स ऑफ अचीविंग योर गोल्स। आपके पास अगर पैसा है तो आपकी जो गोल्स हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, जल्दी अचीव कर सकते हैं। ओके, तो सिर्फ इसमें ये कहा कि मनी सिर्फ हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए नहीं, हमारी जो पॉलिसीज हैं, वेरियस पॉलिसीज हैं, उनको क्या करती हैं, यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होता है, इसमें हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट आर आरबीआई रेगुलेशंस ऑन ग्रीन डिपॉजिट्स। अब व्हाट आर ग्रीन डिपॉजिट्स, इसमें आरबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट्स के लिए कुछ यहाँ पे रेगुलेशंस लेकर आए। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ग्रीन डिपॉजिट्स। तो ग्रीन डिपॉजिट्स क्या होते हैं, कि बैंक का काम क्या होता है, डिपॉजिट्स को करना, ठीक है, डिपॉजिट्स को यहाँ पे रेगुलर कलेक्ट करना, डिफरेंट यहाँ पे डिपॉजिट्स आते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे लोग होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो यहाँ पे बैंक में पैसा डिपॉजिट करती हैं एज अ ग्रीन डिपॉजिट्स। मतलब कि आप वो जो पैसा जो हम यहाँ पे फंड एलोकेट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसको सिर्फ किस में यूज करेंगे, जो यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जो यहाँ पर मेनली इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या होता है, जो मनी यहाँ पर उनको मिलता है बैंक्स को, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन डिपॉजिट्स कहते हैं। तो देखिए, द ओनली मेजर डिफरेंस इज दैट बैंक प्रोमिसेस टू
earmark the money that they receive as a green deposit toward the environment friendly। तो यहाँ पर देखिए इसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई क्या लेकर आया, एक फ्रेमवर्क लेकर आया, रेगुलेशंस लेकर आया है। उन्होंने ये कहा कि बैंक को क्या करना होगा, सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको ये बताना होगा कि पहले देखिए What does the RBI regulatory framework says? यहाँ पे फर्स्टली उन्होंने कहा कि will have to come up with a set of rules or policy approved by their respective boards that need to be followed while investing green deposits from customers। तो यहाँ पर कहा है कि बैंक्स को क्या करना होगा, जो उनके बोर्ड्स हैं उनसे पहले रूल्स और पॉलिसीज को अप्रूव करवाना होगा, जिससे कि हमें जो कस्टमर्स यहाँ पे ग्रीन डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको यहाँ पर सारे रूल्स और पॉलिसीज के बारे में बताया जाए। ओके, और वो सिर्फ जो डिपॉजिट्स यहाँ पे एलोकेट किए जा रहे हैं, तो जो वेरियस ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं हम देखते हैं, ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो सिर्फ उन्हीं में क्या हो, उनका इन्वेस्टमेंट हो, किसी थर्ड पार्टी या फिर जो अदर बिजनेस मतलब प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यहाँ पर उसका यूज ना किया जाए। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं आरबीआई हैज कम अप द लिस्ट ऑफ सेक्टर दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ए सस्टेनेबल। यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, लिस्ट निकाला है कि इसमें कौन कौन से सेक्टर्स में आप क्या कर सकते हैं, इन डिपॉजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड एफॉरेस्टेशन। तो इन प्रोजेक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, इन डिपॉजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। और आप इनको कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप उन पैसों का यूज़ फॉसिल फ्यूल्स में कर रहे हैं। अब देखिए फॉसिल फ्यूल्स में करने हैं, न्यूक्लियर पावर में, टोबैको, गैम्बलिंग, पाम ऑयल, हाइड्रो पावर जनरेशन में अगर आप इन डिपॉजिट्स का यूज करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे क्या किया गया है, बैरन किया गया है, मना किया गया है। ठीक है, अब एक तरीके से इसमें मेनली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि जो डिपॉजिटर्स हैं एक तरीके से वो क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहती हैं अपनी मनी को जस्ट फॉर देयर सेटिस्फैक्शन, कि हाँ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के सस्टेनेबल के लिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर सामने ला सकता है। तो नोटेड दैट calls for green investment a feel good scam that enrich only consultants। तो यहाँ पे क्या एक तरीके से जो हम यहाँ पे किया जा रहा है, when it comes to protecting the environment, green investing enthusiasts believe that putting money into green project may one of the best way। जब यहाँ पे देखिए environment को protect करने की बात आती है तो जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं ये क्या सोचते हैं कि इस तरीके की जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं अगर हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये क्या होगा, हम उसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या करें, अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सिर्फ वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते जाते हैं, बाकी फर्दर वो पीछे से क्या कर रहे हैं उसका कोई यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट सेट्स एटसाइड वेस्ट बंगाल बैन ऑन द केरला स्टोरी। अब वेस्ट बंगाल ने यहाँ पे क्या किया था, जो अभी रिसेंट यहाँ पे केरला स्टोरी मूवी आई है उसको यहाँ पे बैन करके रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बैन है उसको यहाँ पर हटा दिया है। ओके, उन्होंने ये कहा कि इसकी जो पूरी है स्क्रीनिंग की जाएगी, इसमें इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, आप जो ये स्टोरी है जो फिल्म है इसको यहाँ पे बैन करें। इवन जो डिस्क्लेमर में जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये क्या है, फिक्शनल अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ फिक्शनल इवेंट्स हुए हैं तो उसका क्या है, एक तरीके से अकाउंट्स है। तो यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि यू आर सीइंग दैट द बैन ऑन अ फिल्म is not on the basis of 30 people, you get any 30 people, they will say ban any movie unless you are showing them cartoons। okay, तो सर इसमें इतना ही है कि जो वेस्ट बंगाल ने यहाँ पे बैन लगाया था केरला स्टोरी पर, इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने असाइड कर दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मोदी टू इनॉग्रेट न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स ऑन May 28 मई को हमारा क्या होने वाला है, जो हमारी न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है उसको यहाँ पे इनोग्रेट किया जाएगा, उसका इनोग्रेशन होगा। आप इसमें देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट था बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें 970 करोड़ रुपीस यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में पूरे लगे हैं। ये अप्रॉक्स बताया जा रहा है, अप्रॉक्स इसमें 970 करोड़ यहाँ पर लगे हैं। नेक्स्ट इसमें जो डिजाइन, इसमें अहमदाबाद बेस्ड HCP डिजाइन में कहा गया है। अब इसमें जो लोकसभा है, लोकसभा में टोटल 888 मेंबर्स की, मतलब इतना बड़ा बनाया गया है कि टोटल लोकसभा में 888 जो मेंबर्स है उसमें यहाँ पे सिंगल सिटिंग में मतलब बैठ सकते हैं। राज्यसभा जो है उसमें 300 जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, अकम्प्लिश हो सकते हैं। यहाँ पर कोई हॉल नहीं है बड़ा सा ज्वाइंट सिटिंग के लिए, बट जो लोकसभा है उसमें इतना बड़ा उसे बनाया गया है कि जो यहाँ पर 1200 जो 80s MPs हैं उनको एक साथ यहाँ पर क्या कर सकता है, उस हाउस में यहाँ पर अकोमोडेट हो सकते हैं। तो इसको यहाँ पे 28 मई को क्या किया जाएगा, इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ब्रिंग बैक कोहिनूर फ्रॉम द UK पार्लियामेंट्री पैनल नोट्स इन इट्स रिपोर्ट। अब यहाँ पर क्या है कि
जो हमारी पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट्स है उन्होंने ये कहा कि जो कोहिनूर है उसे हमें क्या करना होगा, वापस लेकर आना होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो वेरियस प्रोविजंस हैं, क्या है एक्चुअली कोहिनूर क्या है, हमारा हेरिटेज थेफ्ट है। ये कहा कि द रिपोर्ट ऑन हेरिटेज थेफ्ट, द इलीगल ट्रेड इन इंडियन एंटिक्स एंड द चैलेंजेस ऑफ रिट्रीविंग एंड सेफगार्डिंग आवर टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे इसे कहा रिपोर्ट में हेरिटेज थेफ्ट कहा है। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या, ये इलीगली तरीके से, मतलब कि इलीगल तरीके से इसे क्या किया गया था, इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया था। ठीक है, इसलिए ये क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि उस टाइम पे 1850s में बहुत सारी चीज़ें जो थी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया था, बट ये जो कोहिनूर था इसको इलीगल तरीके से यहाँ पर लेकर जाया गया था। इसलिए हम यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं कि जो कोहिनूर है उसको यहाँ पे वापस इंडिया में लेकर आया जाए। ओके, तो देखिए ये यहाँ पर इस रिपोर्ट में आया था। नेक्स्ट मूव करते हैं, रोहिंग्या रिफ्यूजी इन इंडिया अंडर आर्बिट्रेटरी डिटेंशन डिनाइड एग्जिट परमिशन। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा है कि यहाँ पर मेनली क्या करना चाहिए, जो रोहिंग्याज हैं, है ना, उन्हें राइट, जो रोहिंग्याज रिफ्यूजीज हैं उन्हें एज अ रिफ्यूजी राइट टू असाइलम इंडिया में देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, इंडिया इज नॉट अलाउइंग एग्जिट परमिशन फॉर रोहिंग्याज रिफ्यूजीज हु हैव कंप्लीटेड रिफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन विद द UN रिफ्यूजी एजेंसी एंड गेन्ड अप्रूवल फ्रॉम थर्ड कंट्रीज फॉर रिसेटलमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि तीसरी कंट्री है, जैसे कि यहाँ पे म्यांमार से क्या हुए, रोहिंग्यास इंडिया में आए, ठीक है, एज अ रिफ्यूजी बनकर। अब उनका जो रिफ्यूजी स्टेटस है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मान लो ये रिफ्यूजी यहाँ पे जाना चाहते किसी थर्ड कंट्री में अपने सेटलमेंट के लिए, कि हम वहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे अच्छे से, तो बट इंडिया क्या कर रहा है, उसे अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये पूरी रिपोर्ट आई, क्योंकि अब देखिए यहाँ जिस असाइलम में रहते हैं तो कई बार क्या होता है, जहाँ पे उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं होती, स्लम सेटलमेंट्स किया जाता है, ना उनके लिए प्रॉपर सेफ वाटर होता है, ना टॉयलेट्स होते हैं, ना हेल्थ केयर कोई फैसिलिटीज़ एक्सेस कर पाते हैं, एजुकेशन नहीं हो पाता, एम्प्लॉयमेंट, इवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए यहाँ पर नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट उन्हें राइट टू असाइलम जो है ये प्रोवाइड करिए और उन्हें एज अ रिफ्यूजी रिकॉग्नाइज किया जाए। ओके, तो देखिए आज इतने ही आर्टिकल थे तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।